इस वक्त मेरे साथ लेफ्टिनेंट मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं, जो अभी हमारे तमाम जवान थे उनको ट्रेनिंग भी दे रहे थे और साथ साथ किस तरीके से ऑपरेट करने हैं या आर्म्स वो भी उनको बता रहे थे। आरिफ साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। सर ये बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम नेवी के बारे में सोचते हैं तो हमें हमेशा ये कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि समंदर होगा, शिप्स होंगी और मरीन्स होंगे और ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे। तो क्या ये नेवी का हिस्सा है, ये ट्रेनिंग जी प्रोसेस बिल्कुल, पूरा? ट्रेनिंग का हिस्सा है। नेवी में भी ये सारे सोल्जर ही इस्तेमाल करते हैं ये वेपन्स, क्योंकि ये फील्ड फायरिंग का ये इवेंट है। और क्योंकि ये क्रीक्स एरिया है तो क्रीक्स एरिया में लैंड और सी दोनों ही इन्वॉल्व हैं, तो ये फील्ड फायरिंग भी ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मन के जो ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं वो मुख्तलिफ क्रीक से होता हुआ आएगा। तो ज़ाहिर सी बात, हमने क्रीक ब्लॉक्स करनी है और स्मॉल क्राफ्ट के ऊपर जब हम वेपन यूज़ करते हैं तो उसमें जो फायरर हैं उनका कम्पिटेंट होना, सोल्जर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो ना, ताकि वो इफेक्टिवली एंगेज कर सके दुश्मन को। तो वैसे इसकी ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम चाहिए होता है किसी सोल्जर को जब वो नेवी में आता है, स्पेशली मरीन अगर कैटेगरी में आए तो उसके बाद उसके लिए कंपलसरी होता है? बेसिक ट्रेनिंग में ही तो ये तकरीबन इनिशियल जो मार्क्समैनशिप के जो तरीक़ाकार होता है वो तो ये क्वालिफाइड कर चुके होते हैं ना। अब एडवांस ट्रेनिंग में और उसके बाद जो यूनिट में जब ये पहुंचते हैं तो हम इस एरिया के हिसाब से इनसे फायरिंग करवाते हैं कि इस एरिया में किस जगह पे किस किस्म का फायर होगा। तो ना सिर्फ ये SMG बल्कि बाकी वेपन जो होते हैं उनकी हम ट्रेनिंग कराते हैं ना। तो इस एरिया में आपके ख्याल में कितनी ज़रूरत पड़ जाती है? आप काफ़ी अरसे से मतलब ये पोस्ट तो देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ क्रिटिकल बहुत ज़्यादा सिचुएशन होती है समटाइम्स, जब भी कभी पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक के हालात? डेफिनेटली जिस तरह नॉर्मल बॉर्डर पे होती है जो नॉर्मल आर्मी होती है, इसी तरह सेम इस तरह क्रीक्स एरिया में भी इसी तरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लैंड वाला एरिया होता है उसमें ज़्यादा नज़र आ रहा होता है कि कौन किधर से आ रहा है, लेकिन जो क्रीक्स होती हैं चूँकि आपको ये ऐसा इसमें मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं, तो उसमें हम जो है ना ये मैंग्रोव्स की भी देखभाल कर रहे होते हैं अप्रोचेज़ की, और जो क्रीक्स की में अप्रोचेज़ होती हैं उसकी हम देखभाल कर रहे हैं। डेफिनेटली हमने जो फायरिंग जो टीम्स होती हैं हमारी वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं हम। तो आपके ख्याल में जब जवान ये आते हैं बच्चे, तो इनको ट्रेन करने में कितना टाइम लग जाता है? बेसिक ट्रेनिंग तो मरीन्स की जो जैसे 1 साल पे मुनहसर है, लेकिन जब ये हमारे पास यहाँ पे पहुँचते हैं तो विद इन मंथ हम इनको ट्रेन कर लेते हैं कि ये इस एरिया में किसी भी जगह के ऊपर ये डिप्लॉय होकर इफेक्टिवली ये मुल्क का दिफा कर सकें ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर! नारे तकबीर! पाकिस्तान जिंदाबाद! इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 31st क्रीक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर जवाद तूर साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये साइट कितनी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए भी और हम सब के लिए भी। जवाद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ये बताएगा कि ये जो साइट है इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, और दूसरा ये कि इसको स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो आखिर इतना मसाइल और कंट्रोवर्सीज़ क्यों होती हैं इसके गिर्द? इस सवाल के लिए पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया जब बने थे, जो बॉर्डर डिमार्केट हुए थे उसमें यहाँ सिर क्रीक का जो बॉर्डर है वो अनडिमार्केटेड रह गया था, बेस्ड ऑन के जो 1914 में मैप है वही उसको रेफरेंस रखते हुए। लेकिन बाद में इंडिया ने अपना स्टांस चेंज कर दिया, वो कहना शुरू हो गए कि नहीं, जो सिर क्रीक है उसमें जो बॉर्डर है दैट रन्स इन द सेंटर ऑफ सिर क्रीक, जबकि पाकिस्तान का वही ओरिजिनल स्टांस जो 1914 से चलता आ रहा है वही रहा कि नहीं, द बॉर्डर रन्स अलोंग द ईस्टर्न एज ऑफ सिर क्रीक। अब इस डिस्प्यूट की वजह से 1947 से लेके अभी तक ये वाला जो बॉर्डर है वो अभी तक अनडिमार्केटेड रहा है। अब इसमें जो स्ट्रेटिजिक सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है इट इज़ इकोनॉमिकली इसका बहुत पोटेंशियल है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स टू सी लाइफ। इसमें ये जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है दैट्स द रीज़न जो पाकिस्तान और इंडिया में आपस में इसका डिस्प्यूट है। तो एक्चुअली शाह बंदर इटसेल्फ जो है वो भी बड़ा फेमस रहा है, तो उस जगह को एज अ बेस इस्टेब्लिश करने में और फिर ऑब्वियसली इस इलाके ने बड़े इकोनॉमिकली अच्छा टाइम भी देखा है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, ये शाह बंदर जो टाउन है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अबाउट 1750s में इस्टेब्लिश हुआ था, एंड इट रिमेन्ड बाय द नेम आप जैसे कि शाह बंदर, इट वाज द किंग ऑफ पोर्ट्स। और सारी जो इधर की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सिंध से मिडल ईस्ट की तरफ जारी होती थी और इवन डाउन साउथ इंडिया पेनिनसुला की तरफ, वो इधर से ही जनरेट होती थी। अनफॉर्चुनेटली जो टेरेन है वो शिफ्ट होती रहती है। इंडस जो इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड था उसने अपना रूट चेंज कर लिया। इन इट्स हेडे जो शाह बंदर है इसमें अबाउट 50,000 की पॉपुलेशन होती थी। अब वो काफ़ी कम हो गई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभी भी जब हम पाकिस्तान नेवी ने इस एरिया को टेक ओवर किया, ये कब की बात है, यानी कब टेक ओवर किया? हम इधर आए थे 1998 में। 98 सो वी बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 30 इयर्स।
تو आई थिंक उसी वक्त ये इशू ज़्यादा पाइल अप हुआ था सर क्रीक का, इसलिए स्पॉट लेना पड़ा. सर क्रीक का इशू बिल्कुल 1998 में ही ये पॉप अप फ्लेयर अप हुआ था. उससे पहले ये बिल्कुल डोरमेंट रहा था. इंडिया ने उस वक्त अपने स्टांस पे जो चेंज किया था वो उसमें एक्टिविटीज़ भी अपनी प्रेजेंस उधर इंक्रीज़ करना उन्होंने शुरू कर दी थी सर क्रीक के एरिया में. एंड वी हैड टू रिस्पॉन्ड. आई मीन फोर्सफुली इस तरह बॉर्डर एरिया चेंज करना, गवर्नमेंट लेवल पे जो भी डिसाइड हो इट शुड पीसफुली हो जाए, अदरवाइज़ नहीं होता. वो रेडी फॉर इट. ये जो सर क्रीक की बाउंड्री है बेसिकली, जो मैं आपकी बात से समझी हूँ कि उन्होंने बेसिकली सी के अंदर लाइन मार्क की हुई है, और आप लोग इसको कहते हैं कि नहीं ये एक प्रॉपर टेरियन के ऊपर या लैंड के ऊपर इसको मार्क किया जाना चाहिए. तो वो जो क्लेम कर रहे हैं भारत, वो उससे उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, जो कि बेसिकली तो फाल्स है. अच्छा, जो मैंने अभी आपको जिस तरह बताया कि पाकिस्तान का स्टांस के ईस्टर्न साइड पे रन करता है बॉर्डर, और इंडिया का स्टांस जो सेंटर ऑफ सर क्रीक पे से रन करता है, बेसिकली उस बॉर्डर के जो टर्मिनस पॉइंट है ना, जो एंड पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उससे आगे जो आपकी मैरीटाइम बाउंड्री है वो डिटरमिन होती है. अब इफ़ वी टेक देयर स्टांस, तो Pakistan will have a loss of almost 1500 square kilometers, and otherwise Pakistan के हिस्से में वो रहेगा, and that area is rich in hydrocarbons.